everyone, this is me Shubhi Upadhyay. Welcome back to my YouTube channel and welcome to a new video. So this video is basically going to be a part 2 or continuation of a video that I posted recently on my YouTube channel. And since I got a lot of questions and queries in the comment section and I wasn't able to explain each one of them thoroughly in the comment section, so I just thought to make one more video in which I'll be answering all your questions all together. So without any further ado, let's get started. So the very first thing that we're going to talk about is how to study science. मैंने बाद में वीडियो जो पोस्ट कर दी थी उसके बाद वीडियो फाइनलाइज कर दी थी, उसके बाद मैंने रियलाइज़ करा कि मैंने साइंस के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करी। आई डोंट नो वो मेरे माइंड से कैसे स्लिप हो गया, इवन दो मेरा था प्लान ऑलरेडी कि मुझे साइंस के बारे में बताना है। सो यार सबसे पहले हम साइंस के बारे में ही बात करेंगे। सो साइंस में बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सो फॉर बायो आई वुड से NCERT इज़ मोर देन इनफ। जैसे कि जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है उसमें जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट आ जाता है, उसके जो 2-3 जितने भी पैराग्राफ्स हैं वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है बायो के, एंड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ दैट चैप्टर इज सो इम्पॉर्टेंट। कहीं से भी आ सकते हैं क्वेश्चन उठ के। सो बायो के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है NCERT। जो आगे का हेरिडिटी का पार्ट है उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जो अंदर से बन जाते हैं क्वेश्चंस एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं, तो उनके लिए आई वुड से वैसे आप NCERT ही पढ़ो थॉरली, बट आप अलग से क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में थ्योरी पार्ट थोड़ा कम आता है, लेकिन फिजिक्स में तो काफ़ी कम आता है। मोस्टली पार्ट होता है न्यूमेरिकल वाला, तो उसके लिए न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करने चाहिए एंड जो कि मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप डिफरेंट बुक्स से, डिफरेंट साइट से, या जो चैप्टर आपको थोड़ा वीक लगता है जिसमें आपको लगता है कि मेरे को हमेशा एक डाउटफुलनेस रहती है, तो उन चैप्टर्स को थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इवन इफ इट्स अ थ्योरी चैप्टर। एंड अगर आप सैम्पल पेपर सॉल्व करते हैं साइंस का, विच इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग, ऐसा कौन सा लग रहा है सब्जेक्ट जिसमें आपके कम मतलब आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, कि फिजिक्स के कम कर पा रहे हो, केमिस्ट्री कम कर पा रहे हो, आप ज़्यादा क्वेश्चंस एंड सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कौन से क्वेश्चंस रिपीटेड है और कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेड नहीं है बट स्टिल वो इंपॉर्टेंट है। सो या दैट इज हाउ यू हैव टू डू। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज NCERT enough for standard maths? I myself did only NCERT for standard maths. Otherwise अगर आपकी NCERT हो गई है लाइक सारी वर्कशीट्स एंड देन उसके बाद सारे एग्जाम्पल्स भी आपने NCERT की कर लिया एंड यू आर लाइक सो मच कॉन्फिडेंट फॉर एज पर लाइक NCERT की कोई भी क्वेश्चन उठा के मुझे दे दे NCERT से तो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो अब आप अपनी NCERT एग्जाम्पलर कर सकते हैं बिकॉज उसमें रिलेटिवली हायर लेवल के क्वेश्चन होते हैं। स्टैंडर्ड मैथ्स भी है तो NCERT एग्जाम्पलर इज मोर देन इनफ। एग्जाम्पलर होती है उसमें एग्जाम्पल्स एंड उसकी एक्सरसाइजेस सॉल्व कर सकते हैं एंड दैट विल बी इनफ फॉर you all. The next question is what are the tips for English? So talking about English, as I said कि अगर हम लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर में बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं एंड आप लोग को उसका लिटरेचर सेक्शन की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। बहुत सारे सॉल्व्ड सैम्पल पेपर्स आते हैं तो आप उसके आंसर्स देखिए कि क्या आपको ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने आंसर में इन्वॉल्व करनी चाहिए, या कौन से ऐसे न्यू वर्ड्स हैं, कौन सी ऐसी न्यू लाइंस हैं जो आपको अपने आप से नहीं पता बट आप पढ़ते हो अच्छी चीज़ है, ये अगर आप अपने आंसर में इंक्लूड करोगे तो आपको मार्क्स मिल सकते हैं। तो रादर दैन कि आप केवल अपने आप लिखे जा रहे हो, आपको अलग अलग वेबसाइट से भी या सैम्पल बुक्स से भी या गाइड्स वगैरह जो होता है। टॉकिंग अबाउट ग्रामर, बहुत ही मॉडरेट लेवल की आती है। आप जितने ज़्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे उसमें काफ़ी इनफ हो जाती है ग्रामर प्रैक्टिस। टॉकिंग अबाउट राइटिंग सेक्शन, तो राइटिंग सेक्शन जो होता है उसमें लाइक ऐसे होता है ना कि ऐसा कुछ होता है कि फॉर्मेट के 3 नंबर होते हैं, देन नीचे अगर आपने ये लिखा है तो इसके 2 नंबर, नीटनेस के 2 नंबर, ऐसे काफ़ी नंबर तो आपको उसी से मिल जाते हैं। सपोज 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 नंबर तो वो होते ही होते हैं। देन 2 मार्क्स फॉर योर क्रिएटिविटी होते हैं कि आपने क्या कंटेंट लिखा है, तो वो जो आपका कंटेंट है वो केवल 2 ही चीज़ों से हो सकता है इम्प्रूव। इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि आप राइट ऑफ करो चीज़ें, आप जितनी ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस करोगे प्लस आप लिख तो रहे हो लेकिन आप न्यू वर्ड्स भी एट द सेम टाइम उसमें इंक्लूड करो। राइटिंग इज अ थिंग जो आपके हाथ में ही है, लाइक आधे नंबर तो आपको ऑलरेडी मिल ही जाते हैं, देन जो थोड़े बहुत रह जाते हैं वो आप अपनी क्रिएटिविटी से बहुत ही आराम से उन्हें गेन कर सकते हैं। सो आई वुड रिकमेंड कि राइटिंग पार्ट में आपको मैक्सिमम मार्क्स अचीव करने चाहिए। ओके, वन ऑफ यू ऑल्सो आस्क्ड मी कि आप NCERT का प्रैक्टिस पेपर जो निकले हैं वो देखो एंड उसके बाद आप मुझे मतलब हम लोग को बताओ कि क्या NCERT इनफ होगी। सो मैंने प्रैक्टिस पेपर देखा
बट मैंने सारे क्वेश्चंस नहीं देखे, मैंने जो 4 मार्कर्स होते हैं एंड जो 1 मार्कर्स होते हैं वो देखे, ओनली देखे, सॉल्व वो भी नहीं करे। तो 1 मार्कर्स में मुझे काफ़ी सारे ऐसे लगे कि क्वेश्चन लाइक फॉर्मूलेज वगैरह लगा के हो सकते हैं आराम से सॉल्व, लाइक आराम से 5-6 तो मुझे यूँ एक ग्लांस में दिख गया था कि हाँ ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। बट आप लोग के लिए भी वो बहुत मुश्किल नहीं है जहाँ तक मुझे लगा। एंड 4 मार्कर्स में भी 2-3 क्वेश्चन डायरेक्ट थे, लाइक वो फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन काफ़ी आसान था, बुक में सेम फॉर्मेट के क्वेश्चन है। एंड वो जो एक डायमीटर वाला क्वेश्चन था वो भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं उन्हें, जो फॉर्मूलेज वगैरह होते हैं वो डायरेक्ट पुट करके। तो मुझे बहुत डिफ़िकल्ट नहीं लगा पेपर, बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत डिफ़िकल्ट है सो अगेन आई से कि एनसीईआरटी बिल्कुल अपना फुलेस्ट 100% कर लीजिए सॉल्व, उसके एग्जाम्पल्स एंड वगैरह। और उसके बाद भी अगर आपको बहुत परेशानी है सो एज आई सेड कि आप एग्जामिनर कर सकते हैं। विद स्ट्रीम डिड आई take, and if I had basic or standard maths, so I had standard maths in my class 10th, and my stream in class 11th is non-medical, in which I have physics, chemistry, math, computer science and English as my main 5 subjects. Okay, so the next question is that which sample paper to solve, or is OSWAL enough, and what about the PYQs? So the sample paper that I solved personally was OSWAL, and उसमें already PYQs included थे, so that is why मुझे अलग से नहीं करने की कोई भी ज़रूरत पड़ी। या फिर अगर आप अरिहंत भी करते हैं, एडुकार्ड भी होता है जो, तो ओसवाल का मैंने जो खरीद के करा था जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, बाकी मैंने ऑनलाइन जो भी करे थे सॉल्व, बट मेरे लिए ओसवाल का इनफ रहा। सैम्पल पेपर्स आपको बहुत डिफिकल्ट लेवल के नहीं लगाने, बिकॉज बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं आता, एक मॉडरेट एवरेज लेवल के ही लगाइए, लाइक जैसे एज आई सेड कि ओसवाल एंड अरिहंत आर काइंड ऑफ इनफ फॉर यू। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज माय एक्सपीरियंस अबाउट द एग्जाम हॉल एंड द हैंड राइटिंग पार्ट। सो ऑनेस्टली मेरी हैंड राइटिंग काफ़ी अच्छी है। इवन मेरे जो एग्जामिनर थे, मतलब 3 पेपर्स में मुझे बोला था कि आपकी हैंड राइटिंग बहुत ही, वन थिंग आई वुड से, अगर आपकी बहुत अच्छी नहीं है राइटिंग सो जस्ट यू कैन राइट नीटली एंड बहुत ज़्यादा कट नहीं करना, एक आंसर के बाद लाइन छोड़ो एंड खुला खुला लिखना है, सो दैट एक जो आपका चेकर होगा उसके लिए बिल्कुल भी एक प्रॉब्लम आपका कॉज ना करे पेपर। टॉकिंग अबाउट द एक्सपीरियंस लाइक एग्जामिनेशन हॉल के बारे में, तो फर्स्ट डे तो मैं लेट पहुंची थी थोड़ा सा, लाइक सारे बच्चे बैठ गए थे एंड पेपर्स वगैरह बढ़ चुके थे ऑलरेडी, तो थोड़ा सा जो कि मैं लेट थी। बट अदरवाइज एग्जामिनेशन हॉल बहुत ही स्ट्रेस फ्री जगह है मेरे लिए तो एटलीस्ट, बिकॉज आपका पेपर मिल गया, आप पेपर कर रहे हो आराम से, आप नहीं देख रहे कि बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं या कैसा चल रहा है सबका, यू जस्ट फोकसिंग ऑन योर पेपर। बहुत ही चिल बिहेवियर से आप अपना पेपर पूरा करो एंड लाइक पेपर कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप रिवाइज करो, अपना हेड डाउन करके बैठ जाओ, बाकी दूसरों से आपको इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सो या दैट इज जस्ट थिंग। The next question is NCERT enough for basic maths? Absolutely yes. Even standard के पेपर में कुछ ऐसे questions होते हैं जो कि थोड़े बहुत difficult आते हैं, बेसिक के पेपर में वो भी नहीं आते हैं, लाइक बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस उठ के आ जाते हैं। तो बेसिक मैथ्स के लिए NCERT मोर देन इनफ है, आप अगर उतना भी करके जा रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टू स्टडी इन बिटवीन गैप्स। मैंने आप लोग की डेट शीट देखी एंड लिटरली बहुत दिन मिले हुए हैं आप लोगों को गैप्स के बीच में, लाइक 6-6 दिन 9-9 दिन पता नहीं, बट स्टिल आप लोग को बहुत ही आराम से काफ़ी गैप मिले हुए हैं। तो व्हाट यू कैन डू इज आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो डिफिकल्ट पॉइंट्स लगते हैं, जो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो माइंड से हमेशा स्लिप ही कर जाते हैं, आप उन पॉइंट्स को रिवाइज कर सकते हैं। एंड जैसे कि मैथ्स में मैं बोलूँ तो आप फॉर्मूलाज रिवाइज करो, आप बुक है जैसे, तो आप उसमें जो सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम लोग से कि लिख लिख के करो, बट पूरे बुक में जितने एग्जाम्पल्स हैं सबको देखो, अपने माइंड में विजुलाइज करो कि हाँ अगर ये एग्जाम्पल आएगा, एक ये क्वेश्चन है, तो आप अपने माइंड में विजुलाइज करो कि हाँ इसको कैसे सॉल्व करना है, जो नहीं हो रहा उसको कर दो, लाइक साथ में नोटबुक रखो एंड बुक रखो, पेन रखो। उसके बाद आप क्वेश्चन देखो, आप अपने माइंड में विजुलाइज करो कि क्या मैं कर सकता हूँ, अगर कर सकते हो ओके देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नहीं कर सकते तो एट द सेम टाइम आप उसको सॉल्व करो अपने हाथों से। लाइक अगर आपके दिमाग में नहीं बन पा रहा है कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो आप उसको अपने नोटबुक में सॉल्व करो एट द सेम टाइम। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप उसे देखो एग्जाम्पल को, फिर आप उसे सॉल्व करो एंड उसे कहीं पे साइड में क्वेश्चन को लिख लो, सो दैट जब आप पूरी बुक के सारे एग्जाम्पल्स कर लो रिवाइज, तो जो आपको थोड़ा डिफिकल्ट एग्जाम्पल्स लग रहे हो आप उन्हें दोबारा अपने आप करो। अब उससे क्या होगा ना कि आपके मन में लाइक आपके दिमाग में वो कितना बैठा है वो भी एक बार रिवाइज हो जाएगा कि जो पहले आपने देख के करा था तो क्या वो आपको समझ आया है कि अब आप उसको दोबारा अपने आप कर सकते हैं। Then the next question is that how many sample papers should be solved for each subject? So I would say minimum 5, जिसमें कि एक तो आपका CBSE का सैम्पल पेपर होना ही चाहिए मस्ट। CBSE सैम्पल पेपर को आप उतना ज़्यादा रिवाइज करो जितना ज़्यादा हो सके, जब तक
आपको सारे आंसर्स बिल्कुल करेक्टली एंड बिल्कुल परफेक्ट ना आ जाए ना, रट ना जाए बिल्कुल, तब तक आपको सीबीएसई का सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करते रहना है। इवन गैप में भी सबसे पहले आपको सीबीएसई का ही सैम्पल पेपर दोबारा सॉल्व करना है, सारे आंसर्स सही ही आने चाहिए। जिन लोग के जैसे अभी सिलेबस नहीं भी कंप्लीट हो पाया तो वो अपने गैप्स के बीच में कर सकते हैं सैम्पल पेपर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ टू सॉल्व सैम्पल पेपर्स। तो सैम्पल पेपर्स जब आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, सारे टॉपिक्स कर लिए हैं, उसके बाद जब एक सैम्पल पेपर उठाते हो तो उसके साथ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टाइमर लगाना है टू सी कि आप कितने टाइम में कर पा रहे हैं सैम्पल पेपर, एंड देन आपको उसको सॉल्व करने बैठना है। जब आप उसको सॉल्व करते हो उसके बाद उसे चेक कीजिए कि उसके आंसर्स कितने आपके सही बैठ रहे हैं, कितने सही नहीं बैठ रहे, कौन सा चैप्टर या कौन सा टॉपिक है जहाँ के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप नहीं सॉल्व कर पाए। सैम्पल पेपर का मेन फोकस यही होता है कि अगर आपसे पूरे सिलेबस में से कहीं से भी उठा के दिया जाए तो कौन सा ऐसा आपका वीक पॉइंट है जिसपे आपको दोबारा अभी फोकस करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट आई हैवंट स्टिल कंप्लीटेड माय सिलेबस, व्हाट टू डू। तो अगर अभी तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, फर्स्ट ऑफ नो नीड टू टेक स्ट्रेस, कोई नहीं अगर नहीं हो पाया है। अब आप क्या कर सकते हैं दैट स्टार्ट कंप्लीटिंग योर सिलेबस एज पर योर मार्किंग स्कीम। आप लोग को मार्किंग स्कीम मिल गई होगी। अब जो आपके मैक्सिमम मार्क्स के चैप्टर्स आ रहे हैं आप उन्हें पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहे चैप्टर तो आप वन शॉट वीडियोस होती हैं यूट्यूब पे, मैंने आज तक यूट्यूब पे नहीं पढ़ा, तो मुझे बहुत अच्छे चैनल्स नहीं पता, मुझे 2-3 चैनल्स पता है जिनकी की मैं नेम्स लिख दूंगी, तो वो उन चैनल्स को आप विजिट कर सकते हैं, बट मैंने बहुत यूट्यूब के चैनल से नहीं पढ़ा। बाकी अगर आप लोग की कोई रिकमेंडेशन हो तो आप नीचे लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, सो दैट दूसरों को पता चल जाए। तो आप यूट्यूब पे वन शॉट वीडियोस देख सकते हैं, ऐसे नहीं कि बिल्कुल 7-8 घंटों वाली जो बिल्कुल लॉन्ग फॉर्मेट की, नहीं, 2 घंटे में 3 घंटे में जिसमें पूरा चैप्टर एसएसटी के बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो आप लोग को नहीं समझ आ पाते हैं, तो आप उनकी जो वन शॉट वीडियोस होती है 2-3 घंटे वाली, आप वो देखो, उन्हें समझो, उसके बाद उसके इंडिविजुअल क्वेश्चंस लगाओ सो दैट वो चैप्टर आपका और पक्का हो जाए, बिकॉज वो हाईएस्ट वेटेज वाले चैप्टर्स हैं। आप हाईएस्ट टू लोएस्ट स्टार्ट कीजिए। आपके हाईएस्ट वेटेज वाले सारे चैप्टर्स हो गए, उनके क्वेश्चंस भी आपने सॉल्व कर लिए। अब आपके पास टाइम है, आप जो कम वेटेज वाले जो नीचे के 2-3 चैप्टर्स होते हैं वो वाले सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। जैसे जैसे वो आपने पढ़ लिए उनके क्वेश्चंस में लगाओ, उन चैप्टर्स को पढ़ लिया, अब आप सीधा सैम्पल पेपर पे आ जाओ, बिकॉज उनकी इतनी वेटेज ही नहीं है कि आपको उसके अलग से क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। उसके इजी ही क्वेश्चन आएंगे, उसके बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आने वाले उस चैप्टर के। तो आप पहले जिनकी हाईएस्ट वेटेज है वो चैप्टर्स कीजिए, उनके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए थोड़े बहुत। अगर वो चैप्टर नहीं समझ आता है आप वीडियो देख सकते हो उस चैप्टर की। उसके बाद जिनकी कम वेटेज है उन चैप्टर्स को पढ़िए, आप सीधा सैम्पल पेपर लगाइए। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, लिटरली 2 ही हफ्ते बचे हैं वैसा भी आप लोगों के पास, तो आप गैप्स के बिटवीन में भी सैम्पल पेपर कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ कैन आई स्कोर फुल मार्क्स इन साइंस इफ आई स्टार्ट फ्रॉम टुडे। तो साइंस का जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि बायो आप एनसीईआरटी से कीजिए, जहाँ पे आपको डिफिकल्टी लगती है वहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए अलग से। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आप जो रेफरेंस बुक्स वगैरह होती है वहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं। आपको जो चैप्टर में जो पार्ट नहीं समझ आता है आप उसकी यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं। पेपर सॉल्व करिए एंड आप देखिए किस पार्ट में आपको सबसे ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं, एंड आप अपने मार्क्स देखिए कि कैसे वो फ्रीक्वेंटली अगर इंक्रीज हो रहे हैं या नहीं है। जो आपकी पहले गलतियाँ हुई थी क्या आप उन्हें रिपीट दोबारा कर रहे हैं या नहीं, सो दैट आपको एटलीस्ट अपनी ग्रोथ एंड अपनी इंप्रूवमेंट दिखे एंड पता चले कि कहाँ आपको और ज़्यादा करनी है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो हिस्ट्री में सोर्स बॉक्सेस वगैरह आते हैं, सोर्स ए सोर्स भी, क्या वो करने होते हैं? येस ऑफ कोर्स वो करने होते हैं, बिकॉज मैंने बहुत डिटेल में नहीं बनाई थी वो लास्ट वाली वीडियो, सो दैट इज़ वाई मैं लाइक इवन तो मेरे दिमाग में भी नहीं आई थी वो चीज़ बतानी, बट वो चीज़ें करनी होती है। हमारी मैम ने भी बोली थी, बिकॉज इन सोर्स बॉक्सेस में से समटाइम्स सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस या फिर सॉरी बिकॉज जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनमें से समटाइम्स सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस या फिर अदरवाइज भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो आपको सोर्स बॉक्सेस करने हैं एंड आप उन्हें अच्छे से समझ के पढ़ के जाएंगे। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट डिड यू चेक योर आंसर्स आफ्टर सॉल्विंग एंड मार्क्स कैसे आते हैं, क्या हार्ड है सॉल्व था? सो या ऑफ कोर्स जब हम सैम्पल पेपर सॉल्व करते हैं तो इट्स नॉट जस्ट मेंट कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। समटाइम्स ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अगर आपने कोई क्वेश्चन करा है वो गलत है, तो इसीलिए हमेशा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद आपको उसके आंसर्स भी चेक करने चाहिए। तो एंड देखिए क्या होता है कि जितने ज़्यादा आप सैम्पल पेपर्स लगाते रहते हो ना, फिर आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली अपने आप इंप्रूव होते हैं। सैम्पल पेपर के आधे ज़्यादा क्वेश्चन, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो सिमिलर ही आते हैं, तो आपको अपने आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा तो लर्न ही हो जाता है कि हाँ ये वाला क्वेश्चन बहुत आराम से आप बहुत आराम से उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। बट आई हैव डन एवरीथिंग बट आई एम नॉट गेटिंग द कॉन्फिडेंस दैट आई कुड अचीव 90% and only 2 weeks I don't know what to do and I have a FOMO, so
I cannot understand what to do. Just give me some tips. So first of all, no need to take the stress because जितना आप लोग सोच रहे हो उतना डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं आता है पेपर. एंड मतलब बहुत ही ज़्यादा एक बहुत ही वो कर रखा है कि यार बहुत डिफिकल्ट आएगा या बहुत ऐसा कुछ आएगा. ऐसा कुछ नहीं होता. तो आप अपने माइंड से ये चीज़ें निकाल दो और स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको अभी भी कॉन्फिडेंस के थोड़े से लग रहा है तो आप जो आपको डिफ़िकल्ट टॉपिक्स लग रहे हैं आप उनको रिवाइज़ कर लीजिए या फिर आप सैम्पल पेपर्स विद टाइमर लगा लीजिए एंड ये सब प्रैक्टिस करिए सो दैट आप एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो आपके मन में अपने टॉपिक्स और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियरिटी को लेके. आप अपने कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाइए. वो आपको ऑटोमेटिकली जितना आप ज़्यादा सॉल्व करते रहेंगे पेपर आपका कॉन्फिडेंस अपने आप वो बूस्ट होता रहेगा. मैथ्स एनसीईआरटी व्हाट टू डू नेक्स्ट पीवाईक्यू और सैम्पल पेपर जस्ट टेल मी. तो अगर आपने एनसीईआरटी कर लिया तो आप सैम्पल पेपर स्टार्ट कर दीजिए बिकॉज मोस्टली सैम्पल पेपर्स में पीवाईक्यूज इंक्लूडेड ही होते हैं. बट अगर आपको लगाने हैं पीवाईक्यूज तो आप वो लगा सकते हैं अलग से. बट एनसीईआरटी अगर आपने कर लिया तो आप सैम्पल पेपर सीधा डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं लगाने. Then is NCERT examiner necessary for maths and should we do previous year questions? So yes, you should do previous year questions because उससे एक आपको आइडिया मिलता है कि कौन सा क्वेश्चन है जो रिपीटेड है, जो आता ही आता है, जो मतलब एक ऐसा क्वेश्चन होता है ना कि यार ये क्वेश्चन तो ना, ये बड़ा वाला क्वेश्चन तो ना हमेशा ही आ रहा है, ये छोटे वाला क्वेश्चन ना हमेशा ही आ रहा है. मतलब ये बहुत इस क्वेश्चन आने की बहुत प्रोबेबिलिटी है. हमेशा नहीं आ रहा तो 7 out of 10 टाइम्स आ रहा है या 5 out of 10 भी आ रहा है ना तो भी काफ़ी होता है. तो आप उसको क्वेश्चन को अपने माइंड में बिठाइए. इज दैट एग्जाम के एंड के 2 वीक्स में लर्निंग या रिवीजन कर सकते हैं या केवल सब पेपर करने चाहिए बिकॉज आप लोगों को काफ़ी दिन मिल रहे हैं आपके पेपर्स में. तो अगर आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स लग रहे हैं जहाँ पे आप बार बार भूल जाते हैं कुछ तो आप उसको कर सकते हैं लर्निंग. ऐसा कुछ मना नहीं है कि आपको अब लर्निंग करनी नहीं है. नहीं, आप सैम्पल पेपर एट द सेम टाइम सॉल्व करते रहिए, आप लर्निंग भी करते रहिए. तो या जस्ट डू योर बेस्ट, all the very best, and I hope this helped you all too. Thank you so much. Bye bye. Meet you all in the next video.